everyone, welcome to Mehra Classes. I am Shiva Mishra, your sociology educator. So आज हमारी यूनिट 1 स्टार्ट हो रही है. इसमें 26 थिंकर्स है, जिसमें जो स्टार्टिंग के 3 है क्लासिकल थिंकर्स है. उनमें सबसे पहले हमारे इमाइल डर्कहाइम है. तो चालू करते हैं इमाइल डर्कहाइम की क्लास. तो सबसे पहले इमाइल डर्कहाइम फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट है. फ्रांस में उनका बर्थ हुआ था. इनका बर्थ और जो डेथ का ईयर है आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चंस कई बार सॉल्व करने में हेल्प हो जाती है. 1858 में इनका बर्थ हुआ था. 1917 में इनकी डेथ हुई थी. इसके बाद हम इमाइल डर्कहाइम को एकेडमिक फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी बोलते हैं. एकेडमिक फादर ऑफ सोशियोलॉजी, क्योंकि किसी भी यूनिवर्सिटी में सबसे पहले इन्होंने सोशियोलॉजी को एज अ डिसिप्लिन, एज अ सब्जेक्ट एस्टेब्लिश किया था. सबसे पहले जो सोशियोलॉजी एक डिसिप्लिन किसी भी यूनिवर्सिटी में चालू हुआ है तो वो इमाइल डर्कहाइम ने चालू किया है. ठीक है. फादर ऑफ मॉडर्न सोशियोलॉजी भी बोलते हैं इनको. उसके बाद ये फंक्शनलिस्ट थिंकर है. फंक्शनलिस्ट थिंकर हमने पर्सपेक्टिव पढ़े, उसमें मैंने बताया जो फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव है उसके हिसाब से सोसाइटी में जो भी चीजें हैं, जो भी इंस्टीट्यूशन, जो भी एलिमेंट्स हैं, सब कुछ एक फंक्शन प्ले करते हैं और सब जब साथ में काम करते हैं तभी हमारी सोसाइटी में चेंज आता है, प्रोग्रेस होती है. ठीक है. इसके बाद मैक्रो पर्सपेक्टिव है, क्योंकि हमने पढ़ा था फंक्शनलिस्ट मैक्रो पर्सपेक्टिव है, हमारी सोसाइटी को एज अ होल देखता है. हम एक एक इंडिविजुअल पे फोकस नहीं करते, हम सोसाइटी को एज अ होल सिस्टम देखते हैं, उसकी स्टडी करते हैं. ठीक है. मैक्रो पर्सपेक्टिव में. उसके बाद पॉजिटिविज्म. ये ऑगस्ट कोम से बहुत ज्यादा इंस्पायर थे. ठीक है. और ऑगस्ट कोम जैसे सेंट साइमन ऑगस्ट कोम ने हमने जैसे देखा था कि उन्होंने पॉजिटिविस्ट वो भी थिंकर हैं जो कि साइंटिफिक मेथड्स पे ज्यादा फोकस करते हैं. साइंटिफिक मेथड्स हमने देखा था, मतलब रैशनैलिटी पे, फैक्ट्स पे, एम्पेरिकल वर्क पे और सिस्टमैटिक वर्क जो होता है. ठीक है. तो ये पॉजिटिविज्म से बहुत ज्यादा इंस्पायर थे और चाहते थे कि जो भी थ्योरीज बने वो हम पॉजिटिव मेथोडोलॉजी से हम उसको बनाएं. ये पॉजिटिविज्म से बहुत ज्यादा इंस्पायर थे, लेकिन फिर भी इन्होंने डिडक्टिव मेथड डिडक्ट वेट अ सेकंड डिडक्टिव मेथड नहीं फॉलो किया. इन्होंने स्टार्टिंग में यूज किया था, बट उनको लगा कि हमें इंडक्टिव मेथोडोलॉजी पे ज्यादा फोकस करना चाहिए. तो अगर क्वेश्चन आता है कि इमाइल डर्कहाइम ने इंडक्टिव मेथोडोलॉजी फॉलो की थी कि डिडक्टिव, तो उसका आंसर होगा इंडक्टिव. ठीक है. इंडक्टिव मेथोडोलॉजी फॉलो की थी. उसके बाद हमने जैसे पहले पढ़ा है कि ये सिंथेटिक स्कूल से बिलोंग करते हैं. सिंथेटिक स्कूल मतलब जैसे कि हमने सिंथेटिक का मतलब क्या होता है, सिंथेटिक आपने कपड़ा सुना, वो क्लोथ होता है, बहुत सारे क्लोथ से मिलके बनता है. वैसे ही सिंथेटिक स्कूल के हिसाब से जो हमारी सोशियोलॉजी जो डिसिप्लिन है बहुत सारे अदर सब्जेक्ट से मिलके बनी हुई है, उनका कॉम्बिनेशन, उनका मिक्सचर है. ठीक है. तो ये सिंथेटिक स्कूल से बिलोंग करते हैं. उसके बाद इन्होंने हमारी जो सोशियोलॉजी में सबसे जो फर्स्ट जर्नल लिखा है, कहीं पे भी जो फर्स्ट जर्नल लिखा है सोशियोलॉजी में, वो इन्होंने लिखा है लेन सोशियोलॉजिक. इस नाम से अगर आता है कि सबसे पहले सोशियोलॉजी में जर्नल किसने लिखा है, तो वो इमाइल डर्कहाइम ने लिखा है और उसका नाम ये है, आपको याद करना है. उसके बाद उन्होंने मल्टीवेरिएट स्टडी एनालिसिस पे फोकस किया था. मल्टीवेरिएट एनालिसिस पे फोकस किया था. मल्टीवेरिएट एनालिसिस क्या होता है? मल्टीवेरिएट एनालिसिस क्या होता है? मल्टी मतलब बहुत, मल्टी मतलब एक से ज्यादा, वेरिएट मतलब वेरिएबल, एनालिसिस मतलब उन्होंने एक से ज्यादा वेरिएबल्स को यूज करके जो भी सोसाइटी की स्टडी की है. मतलब उन्होंने बस एक चीज पर फोकस नहीं किया, बहुत सारे वेरिएबल्स यूज किए, जैसे कि एज, सेक्स, रिलीजन. तो उन्होंने अलग अलग वेरिएबल्स को फोकस करके हमारी सोसाइटी की स्टडी की है. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंट उनका कॉन्सेप्ट, मतलब कॉन्सेप्ट नहीं, मेथोडोलॉजी है हिस्टोरिकल कंपैरेटिव एनालिसिस. ठीक है. मतलब हिस्टोरिकल मतलब उन्होंने एक तो कंपैरेटिव एनालिसिस किया है, और हिस्टोरिकल मतलब उन्होंने अभी के टाइम को पुराने टाइम से कंपेयर करके उन्होंने थ्योरीज दी हैं. जैसे कि हम इनकी मैकेनिकल
एंड ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी पढ़ते हैं, जिसमें इन्होंने अभी की सोसाइटी और जो पहले की सोसाइटी जो थी उनमें डिफरेंस क्या क्या चेंजेस आए वो बताया। मतलब उन्होंने हिस्ट्री अभी की सोसाइटी को पुरानी समय की सोसाइटी से कंपेयर किया है, इसलिए इनको बोलते हैं हिस्टोरिकल कंपैरेटिव एनालिसिस। मेथोडोलॉजिकल होलिज्म मतलब जैसे कि बताया था कि ये सोसाइटी को एज अ होल पढ़ते हैं, ठीक है, इंडिविजुअल पे फोकस नहीं करते, सोसाइटी को एज अ होल पढ़ते हैं। उसके बाद हमारा इम्पोर्टेंट है कॉन्कॉमिटेंट वेरिएशन। कॉन्कॉमिटेंट वेरिएशन ये इनका मेथड है, इसके हिसाब से हम कोई भी स्टडी करते हैं, किसी भी टॉपिक पे स्टडी करते हैं तो हम उसमें एक पैटर्न फाइंड करते हैं। मतलब पहले जैसे कि हम सोसाइटी पे एक स्टडी कर रहे हैं तो सोसाइटी में स्टडी करेंगे तो वो देखेंगे कि अच्छा पहले ये होता है, उसके बाद ये स्टेप होता है, उसके बाद ये स्टेप होता है। मतलब किसी भी चीज में हम एक पैटर्न ढूंढते हैं कि क्या चीज पहले हो रही है, क्या चीज बाद में हो रही है, किससे कौन सी चीज अफेक्ट हो रही है, तो एक पैटर्न ढूंढते हैं हम। उसके बाद इन्होंने इनडायरेक्ट एक्सपेरिमेंट किया था। इनडायरेक्ट एक्सपेरिमेंट मतलब ये क्योंकि ये सोशल साइंस की स्टडी करते थे तो ये डायरेक्टली डायरेक्टली लेबोरेटरी में जाके एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते थे, ठीक है, तो इनको इनडायरेक्ट एक्सपेरिमेंट इनके मेथड को बोलते हैं। उसके बाद उन्होंने ऑब्जेक्टिव डाटा पे फोकस किया है, जैसा कि बताया था हमने कि इन्होंने पॉजिटिविज्म पे फोकस किया था। इनकी मेथोडोलॉजीज, इनकी जो स्टडी पॉजिटिविज्म पॉजिटिविस्टिक है, इसलिए जो पॉजिटिव मेथोडोलॉजी है उसका सबसे बड़ा पॉइंट क्या होता है, उसमें ऑब्जेक्टिव डाटा डाटा होता है। उसमें हम अपनी सब्जेक्टिविटी नहीं डाल सकते, जो फैक्ट है वही होगा, जो फैक्ट आपको दिख रहा है वही आपका डेटा होगा, ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव डेटा था। उसके बाद उन्होंने क्वांटिटेटिव स्टडी की, स्टैटिस्टिकल सुसाइड की इन्होंने स्टडी की है, तो सुसाइड में इन्होंने क्वांटिटेटिव स्टडी की है, ठीक है। उसके बाद ये बोलते थे कि जो सोसाइटी है वो सुई जेनेरिस है, मतलब सोसाइटी यूनिक है और वो ऑलरेडी पहले से थी, मतलब अभी किसी ने नहीं बनाई, सोसाइटी हमेशा से थी और वो बहुत यूनिक है। तो सुई जेनेरिस किसने बोला है, इमाइल डर्कहाइम ने। तो इनके हमने क्या क्या, वेट अ सेकंड, तो इनके हमने क्या क्या देखे पॉइंट्स, कौन कौन से देखे। सबसे पहले इन्होंने सबसे फर्स्ट जनरल सोशियोलॉजी का लिखा है, उसके बाद ये अकेडमिक फादर ऑफ सोशियोलॉजी बोलते हैं इनको। फिर ये फंक्शनलिस्ट थिंकर हैं, मैक्रो पर्सपेक्टिव से बिलोंग करते हैं, पॉजिटिविज्म से बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे। उसके बाद इंडक्टिव मेथोडोलॉजी फॉलो की है। फिर ये सिंथेटिक स्कूल से बिलोंग करते हैं। फिर मल्टीवेरिएट एनालिसिस है, हिस्टोरिकल कंपैरेटिव मेथड यूज करते हैं, कॉन्कॉमिटेंट वेरिएशन इनका मेथड है, इनडायरेक्ट एक्सपेरिमेंट, ऑब्जेक्टिव डाटा, उसके बाद सोसाइटी स्यू जेनेरिस। ये इनकी कुछ की पॉइंट्स थे और कुछ मेथड्स जो ये फॉलो करते हैं वो थे। अब इसके बाद हम इनकी एक एक थ्योरी थोड़ी डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले इन्होंने जो एक कॉन्सेप्ट दिया था सोशल फैक्ट का, वेट अ सेकंड, तो सोशल फैक्ट्स का इन्होंने थ्योरी दी थी। सोशल फैक्ट क्या होते हैं, सोशल फैक्ट कुछ कंडीशंस हैं जो हमारी लाइफ में हम फॉलो करते हैं, जिससे हम क्या काम करेंगे वो डिसाइड होता है, हमारा कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करता है। मतलब कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी चीज बुरी है, क्या हमें करना चाहिए। हम बहुत जनरेशन से हम चीजें फॉलो करते आ रहे हैं, तो ये कुछ सोशल फैक्ट्स हैं जो कुछ कंडीशंस है। सोशल फैक्ट्स आर कंडीशंस एंड सर्कमस्टेंसेस external to the individual that nevertheless determine the individual's course of action, ठीक है। तो सोशल फैक्ट कुछ कंडीशन है, कुछ सर्कमस्टेंसेस हैं जो इंडिविजुअल से एक्सटर्नल है, मतलब हम लोग खुद डिसाइड नहीं करते, ये पहले से डिसाइडेड है और इसको पूरा यूनिवर्सल सब लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। और ये जो कंडीशंस है इनको हम फॉलो करते हैं, उसके बाद जो भी हमें काम करना होता है वो करते हैं। हमारी जो डिसीजन होता है किसी काम को करने का नहीं करने का, वो हमारे सोशल फैक्ट्स पे बेस्ड होता है। तो इसके हम कुछ पॉइंट्स देखेंगे। इसके डायरेक्ट एग्जाम में ऐसे पॉइंट्स आते हैं कि सोशल फैक्ट्स की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक हैं, कौन सी नहीं है। तो सबसे पहले सोशल फैक्ट जो है वो सोशल है, ना ही बायोलॉजिकल है ना साइकोलॉजिकल है। तो आपको जैसे कि नाम से पता चल रहा है, सोशल फैक्ट्स आर सोशल, नॉट बायोलॉजिकल नॉर साइकोलॉजिकल, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, एक्सटर्नल टू इंडिविजुअल, मतलब
ये हम खुद नहीं बनाते हैं, ये पहले से बनी चीजें हैं और हमें इनको फॉलो करना पड़ता है। जनरल इन नेचर मतलब ये यूनिवर्सल है, हर जगह सेम है, ठीक है। मतलब जैसे यूनिवर्सल लॉ होता है ये वैसा है, हर जगह सेम है और आपको ये फॉलो करने पड़ते हैं। उसके बाद गोज फॉर जनरेशन मतलब बहुत जनरेशन से ये सोशल फैक्ट चले आ रहे हैं। मतलब जैसे सोशल फैक्ट है, फॉर एग्जांपल जो हमारे जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं कि आपको फॉर एग्जांपल चोरी नहीं करनी है, तो ये एक सोशल फैक्ट है। ये एक्सटर्नल टू इंडिविजुअल है, ठीक है। जनरल इन नेचर है, पूरे वर्ल्ड में हम यही जानते हैं कि चोरी नहीं करनी चाहिए। फॉर जनरेशन्स हम हर जनरेशन से हम हमारे जो पेरेंट्स से पास करते हैं हम पे कि हमको चोरी नहीं करनी चाहिए, हमको सिखाते हैं, ठीक है। उसके बाद सोशल फैक्ट्स को हम एज थिंग्स ट्रीट करते हैं और एम्पिरिकली स्टडी करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको क्वेश्चन आता है कि सोशल फैक्ट्स को हम थिंग्स के जैसे ट्रीट करते हैं कि नहीं, तो हाँ हम सोशल फैक्ट्स को थिंग्स चीज़ों के जैसे ट्रीट करते हैं और इनको हम एम्पिरिकली पढ़ते हैं, एक्सपीरियंस करके हम जानते हैं। एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट है मतलब जैसा बताया एक्सटर्नल है, और कंस्ट्रेंट है मतलब आपको ये फॉलो करना ही करना पड़ता है। मतलब कुछ भी हो आपको ये फॉलो करना पड़ेगा। इंडिपेंडेंट है, मतलब हमसे हमारी जो थॉट है हम उससे अफेक्ट नहीं होते हैं, इंडिपेंडेंट है। तो इसके एग्जांपल है लीगल रूल्स, मोरल्स, ऑब्लिगेशंस। जो हमारी जो जनरेशन से जो रूल्स बने आ रहे हैं, जो हमारे जो नॉर्म्स हैं, वैल्यूज हैं, ठीक है, ये सब क्या है, हमारी सोशल फैक्ट्स हैं। उसके बाद जो इमाइल डर्कहाइम है उन्होंने दो टाइप के सोशल फैक्ट दिए हैं। वेट अ सेकेंड, इसको हम सबसे पहले सोशल फैक्ट दो में बांटा है, एक मटेरियल, नॉन मटेरियल, ठीक है। तो जो मटेरियल सोशल फैक्ट्स है मतलब जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था, वेट अ सेकेंड, मटेरियल सोशल फैक्ट्स हैं, ठीक है। वो हमारी सोसाइटी, चर्च, जो भी सोसाइटी में जो भी हमको मॉर्फोलॉजिकल कंपोनेंट्स हैं, सोसाइटी जो है हमारी, ठीक है, इसमें हम जो हमारा चर्च है, उसके बाद मॉर्फोलॉजिकल कंपोनेंट, लॉजिकल मतलब जो पॉपुलेशन है, मतलब जो चीजें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, मतलब जो हम चीजें हम देख सकते हैं, देख के हम जो चीजें ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है, वो मटेरियल चीजें होती है। मतलब जैसे कि चर्च है, हम चर्च को देख सकते हैं, हम रिलीजन को मतलब जो भी चीजें हो रही है हम देख सकते हैं, हम ऑब्जर्व डायरेक्टली कर सकते हैं। और फिर चर्च जो है हमें वो एक तरीके का सोशल फैक्ट है, वो हमें रेगुलेट करता है। फिर पॉपुलेशन जो है वो भी मटेरियल सोशल फैक्ट है, ठीक है। जो नॉन मटेरियल है उनको भी इमाइल डुर्कheim ने 4 पार्ट्स में बांटा था। पहला मोरालिटी, ठीक है, रूपता। दूसरा कलेक्टिव कंसाइंस, S3, वेट अ सेकेंड, कलेक्टिव कंसाइंस, ठीक है। उसके बाद वेट अ सेकेंड, उसके बाद हमारा कलेक्टिव कंसाइंस, फिर आता है कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन, उसके बाद सोशल करंट, सोशल करंट, ठीक है। वेट अ सेकेंड, ये बहुत ज़्यादा हो गया, इसको अच्छे से लिखते हैं एक बार। सबसे पहले आता है हमारा मोरालिटी, देन कम्स द कलेक्टिव कंसाइंस, देन कम्स कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन, उसके बाद आता है हमारा सोशल करंट, ठीक है।
तो जो नॉन मटेरियल को उन्होंने 4 पार्ट में बाँटा था। तो सबसे पहला है मोरालिटी, जैसा कि बताया था, जो हमारी मोरल वैल्यूज़ है, जो हमारी जनरेशन से जनरेशन पास हो रही है कि हमको ये काम करना चाहिए, ये काम अच्छा होता है। मतलब हमें बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो ये एक मोरल वैल्यू है, ये हमारी जनरेशन से आ रही है, ठीक है? तो पहला। उसके बाद कलेक्टिव कंसाइंस, मतलब हमारा जो एक साथ का जो बिलीफ होता है, बिलीफ सिस्टम। कंसाइंस मतलब जो हम सोचते हैं, मतलब जो भी हम जैसे सोसाइटी में हम साथ में मिलके जो भी सोचते हैं, साथ मिलके जो भी काम करते हैं, कलेक्टिव जो हमारा एक बिलीफ सिस्टम होता है, उसको कलेक्टिव कंसाइंस बोलते हैं। फिर आता है कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन। अगर कोई एक सोसाइटी, एक ग्रुप है, वो अपने आप को कलेक्टिवली रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन। देन कम्स द सोशल करंट। ये टेम्परेरी सोशल फैक्ट है। टेम्परेरी सोशल फैक्टर मतलब ये जो बहुत अचानक से कोई बहुत ज्यादा खुशी या बहुत ज्यादा जो गम होता है, मतलब ऐसा कुछ सिचुएशन आती है, तब हम उसको सोशल करंट बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि मटेरियल सोशल फैक्ट है। उसका जो जो हमारे सोसाइटी का स्ट्रक्चर कंपोनेंट होता है, जिससे जो स्ट्रक्चर होता है, जो हमारी चर्च होता है, वो सोसाइटी खुद, उसके बाद जो मॉर्फोलॉजिकल कंपोनेंट्स होते हैं, पॉपुलेशन, हाउसिंग अरेंजमेंट्स, ये सब क्या है, हमारे मटेरियल सोशल फैक्ट है। उसके बाद नॉन मटेरियल में हमारे आते हैं सबसे पहले मोरालिटी जो बताया। देन कलेक्टिव कंसाइंस, इसका मतलब है टोटलिटी ऑफ बिलीव्स एंड सेंटिमेंट्स common to average citizens of the same society that forms a determinate system which has its own life। मतलब हमारे कुछ बिलीव्स और सेंटिमेंट होते हैं, जो हमारा जो एक ग्रुप होता है उसके लिए, सबके लिए सेम सेम रहते हैं, हम सेम सोचते हैं, सेम बिलीव करते हैं। तो वो हमारा एक बहुत अच्छा कलेक्टिव कंसाइंस बन जाता है, ठीक है। वो हमारा एक सोसाइटी को एक एज अ सिस्टम, उसकी वजह से हमारी सोसाइटी बन जाती है। उसके बाद कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन बताया। उसके बाद सोशल करंट, ही गेव एज एग्जांपल्स, जो द ग्रेट वेव ऑफ एंथुसियाज्म, इंडिग्नेशन एंड पिटी, मैंने जैसे बताया था, बहुत खुशी या फिर बहुत दुख की जो बहुत अचानक से जो सिचुएशन आती है, उसको सोशल करंट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हमारे सोशल करंट के टॉपिक थे। उन्होंने दो और पार्ट्स में सोशल करंट को डिवाइड किया, एक है नॉर्मल और एक है पैथोलॉजिकल। तो जो नॉर्मल है, नॉर्मल मतलब वो कोई भी चीज जो हमारी सोसाइटी में हमारी सोसाइटी को मेंटेन करने में हेल्प करती है। मतलब जो भी अच्छी चीज है हमारी सोसाइटी की, वो नॉर्मल है। मतलब जो कुछ भी, कोई भी चीज जो हमारी सोसाइटी को फंक्शन करने में हेल्प करती है, इसमें स्टेबिलिटी लाती है। और पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट वो होते हैं जिनकी वजह से जो हमारी सोसाइटी है उसमें कुछ भी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो हमारे पैथोलॉजिकल हैं, ठीक है। ये सोसाइटी को हमारी मेंटेन करती है। और पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट मतलब जो सोशल प्रॉब्लम्स लाते हैं। एक पॉइंट हमको याद रखना है कि जो डर्कहाइम है, उन्होंने जो क्राइम है उसको नॉर्मल नॉर्मल बोला है, ना कि पैथोलॉजिकल। मतलब उन्होंने बोला जो हमारी सोसाइटी में जो क्राइम होता है वो नॉर्मल है, वो हमारी सोसाइटी के लिए जरूरी है। क्राइम की वजह से भी हमारी सोसाइटी में बहुत सारी चीजें फंक्शन करती हैं, ठीक है, तो वो फंक्शनल है, ना कि पैथोलॉजिकल। अगर आपके एग्जाम में आता है कि क्राइम जो है वो नॉर्मल सोशल फैक्ट है या फिर पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट है, तो आपको क्या टिक करना है, नॉर्मल सोशल फैक्ट है अकॉर्डिंग टू इमाइल डर्कहाइम, ठीक है। Normal social facts are most widely and distributed and useful social fact assisting in maintenance of society and social life। हमारी सोसाइटी और सोशल लाइफ को अच्छे से चलाने के लिए नॉर्मल सोशल फैक्ट होते हैं। और हमारी जो सोसाइटी में जो बहुत बुरी चीजें होती हैं, जो इल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट होते हैं, ठीक है। उसके बाद उन्होंने डिवीजन ऑफ लेबर पे काम किया है, उनकी बुक भी है। उन्होंने डिवीजन ऑफ लेबर के 3 एबनॉर्मल फैक्ट बताए। एबनॉर्मल फॉर्म्स ऑफ, मतलब डिवीजन ऑफ लेबर है, मतलब लेबर का डिवीजन ऑफ लेबर मतलब जो भी हम काम कर रहे हैं हम उसमें बांट रहे हैं कि आप ये काम करेंगे, आप ये काम करेंगे। कोई एक इंसान पूरा काम नहीं कर रहा है, लेकिन हम, मतलब जैसे एक कपड़ा बनाने की प्रोसेस है, कोई एक टॉप बन रहा है, तो कोई पहले वो कपड़ा बनाएगा, कोई इसको सिलेगा, कोई इसको कलर करेगा। तो ये डिवीजन ऑफ लेबर का प्रोसेस है। तो इनके इमाइल डर्कहाइम ने 3 एबनॉर्मल फॉर्म बताए हैं।
पहला है एनॉमिक डिवीजन ऑफ लेबर, फोर्स डिवीजन ऑफ लेबर एंड पुअरली कोऑर्डिनेटेड डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है, मतलब एनॉमिक डिवीजन ऑफ लेबर मतलब नॉर्मलेस, मतलब हम जो नॉर्म्स हैं उसको हम फॉलो नहीं कर रहे, जो भी हमारे जो तरीके हैं हम उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब म्यूचुअल हमारा एडजस्टमेंट नहीं है, मतलब दो तीन लोग काम कर रहे हैं तो वो तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, आपस में मिलजुल के काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो वो होता है हमारा एनॉमिक डिवीजन ऑफ लेबर। उसके बाद आता है हमारा फोर्स डिवीजन ऑफ लेबर। तो फोर्स डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है, जब हम किसी से जबरदस्ती काम करवाते हैं, मतलब जब कोई बड़ी पोजीशन में कोई है, ऑफिसर है, वो जो लोअर पोजीशन में काम कर रहे लेबर है उससे जबरदस्ती काम करवाते हैं और उसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, मतलब हम उनसे कुछ भी काम करवाएंगे, तो वो क्या होता है, फोर्स डिवीजन ऑफ लेबर। Then comes the poorly coordinated division of labor. All the specialized form of labor within a complex modern society marked by organic solidity can become poorly coordinated. मतलब जो हमारी मॉडर्न सोसाइटी है उसमें जो स्पेशलाइज्ड काम है अगर वो अच्छे से ना करें तो वो पुअरली कोऑर्डिनेटेड हो सकते हैं। तो पहला हमारा क्या एबनॉर्मल फॉर्म था डिवीजन ऑफ लेबर का, एनॉमिक डिवीजन ऑफ लेबर। देन कम्स द फोर्स डिवीजन ऑफ लेबर, उसके बाद आता है पुअरली कोऑर्डिनेटेड डिवीजन ऑफ लेबर। आपको ये याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसे चार ऑप्शन दे देंगे और उनमें से पूछेंगे इनमें से कौन से जो है एबनॉर्मल फॉर्म से डिवीजन ऑफ लेबर के अकॉर्डिंग टू डर्कहाइम। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, उन्होंने जैसे मैंने बताया था हिस्टोरिकल कंपेरिजन। ठीक है, मतलब उन्होंने सोसाइटी को, पहले की सोसाइटी को और आज की सोसाइटी को कंपेयर किया है, तो उन्होंने दो कॉन्सेप्ट दिए हैं। पहला है मैकेनिकल सॉलिडेरिटी एंड ये जो है दूसरा है ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी। मतलब हमारी सोसाइटी क्या है, दो पार्ट्स में डिवाइडेड, मतलब उन्होंने किया, एक है मैकेनिकल, एक है ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी। मैकेनिकल जो है पहले की प्रिमिटिव सोसाइटी हुआ करती थी, ऑर्गेनिक क्या है जो हमारी मॉडर्न सोसाइटीज हैं। जो आज के टाइम की जो सोसाइटीज है, आज के टाइम का जो मतलब सोसाइटी है, वो उनको हम ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी बोलते हैं। और जो पहले के टाइम की सोसाइटीज थी वो क्या फॉलो करती थी, मैकेनिकल सॉलिडेरिटी। अब हम इनके पॉइंट्स देखेंगे। तो मैकेनिकल सॉलिडेरिटी जैसा कि बताया ट्रेडिशनल सोसाइटीज होती थी, और ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी अभी की सोसाइटी है। आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कौन सी सोसाइटीज मैकेनिकल है कौन सी ऑर्गेनिक है, तो आपको ये क्लियर अपने दिमाग में रखना है कि मैकेनिकल सॉलिडेरिटी मतलब ट्रेडिशनल सोसाइटीज एंड ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी मतलब मॉडर्न सोसाइटीज। तो पहले की सोसाइटीज कैसी होती थी, होमोजीनियस होती थी, एक जगह पे एक ही तरीके के लोग रहते थे, मतलब ऐसा बहुत सारा होता है एक कास्ट के भी लोग रह रहे हैं, मतलब होमोजीनियस रहते थे, सबके बिलीफ सबकी थिंकिंग सब कुछ एक जैसा रहता था। लेकिन आज की सोसाइटी में क्या है, अर्बन एरिया जैसे है, आज के टाइम पे हर रिलीजन के हर कास्ट के सब लोग डिफरेंट बिलीफ सिस्टम है सबके, सब लोग अलग अलग, सब लोग एक जगह पे रह रहे हैं। तो आज के टाइम पे हेट्रोजेनियस था, पहले क्या था, होमो। आपको ऐसे वर्ड याद रखना है, होमो मतलब होता है सेम, हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट, तो इससे भी याद रख सकते हैं आप। उसके बाद पहले के टाइम पे कलेक्टिव कंसाइंस थी, जैसा कि हमने सोशल फैक्ट में पढ़ा था, मतलब एक बिलीफ सिस्टम था, सब लोग एक जैसा सोचते थे, मतलब साथ में मिलके काम करते थे। आज के टाइम पे मोरल डेंसिटी है, मतलब लोग अपने हिसाब से काम करते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर है। पहले क्या होता था, सब लोग सारे काम सब सारे काम साथ मिलकर करते थे, सब लोग मिलजुल कर। लेकिन आज के टाइम क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर आ गया, मोरल डेंसिटी आ चुकी है। मोरल डेंसिटी मतलब जिसको जहाँ जो भी काम समझ आता है, जहाँ पे लगता है कि हमको काम की जरूरत है, हम वहां जाते हैं। डिवीजन ऑफ लेबर आ गया, सब लोग अपना अपना काम करते हैं जो उनको दिया गया है, सब एक ही इंसान पूरा काम नहीं करता है। पहले के जो पीपल थे वो सेल्फ सफिशिएंट थे, वो सारे काम खुद से करते थे, खाना भी खुद से बनाते थे। उसके बाद वो जो अपने जो भी काम है वो भी खुद से करते थे, बर्तन भी खुद से करते थे, सफाई भी खुद से करेंगे। लेकिन आज के टाइम पे हर काम के लिए हर काम एक दूसरे पे डिपेंडेंट है लोग। ठीक है, जिसकी वजह से मोरल डेंसिटी आई है, लोगों की जो डिपेंडेंस बढ़ रही है उसकी वजह से मोरल डेंसिटी आई है। जो पहले के जो लॉज हुआ करते थे वो रिप्रेसिव होते थे,
रिप्रेसिव लॉज मतलब अगर आप पहले अगर आपका लॉ कोई भी रूल है अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो जो आपको पनिशमेंट मिलेगी वो बहुत ज्यादा खतरनाक पनिशमेंट मिलती थी, जैसे आपको मार दिया जाता था या फिर आपके हाथ काट देंगे या फिर पैर काट देंगे। लेकिन आज की जो पनिशमेंट्स हैं वो रिस्टिट्यूटिव लॉज रहते हैं आज के। मतलब अगर आपने चोरी भी की है कुछ भी किया है तो आपको एक मौका दिया जाएगा सुधारने का, और आपको जो थोड़े से बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट बहुत ज्यादा ज़्यादा खतरनाक वाले जो आपको पनिशमेंट दी जाएगी। लेकिन पहले के टाइम पे जो लॉज़ होते थे वो रिप्रेसिव होते थे और आज के टाइम पे जो है रेस्टिट्यूटिव है। तो ये आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको मैकेनिकल सॉलिडेरिटी और ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी याद रखना है। पहले की सोसाइटी क्या थी? मैकेनिकल सॉलिडेरिटी थी पहले की सोसाइटी में, आज की सोसाइटी में ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी। पहले की सोसाइटी होमोजीनियस हुआ करती थी, मतलब सोसाइटी में जो लोग थे वो एक जगह पे एक जैसे लोग रहते थे, ठीक है, कलेक्टिव कंसाइंस था, एक जैसा उनका बिलीफ सिस्टम था, एक जैसा सोचते थे, ठीक है, थिंकिंग उनकी एक जैसी थी, इसीलिए साथ में रह पाते थे। और सेल्फ सफिशिएंट थे, मतलब सारे काम खुद से करते थे। रिप्रेसिव लॉज थी, मतलब पहले बहुत कठिन बहुत ज्यादा हार्ड पनिशमेंट दी जाती थी। आज के टाइम पे हेट्रोजीनियस है, मतलब एक जगह पे आपको बहुत सारे तरीके के लोग मिलेंगे। डिवीजन ऑफ लेबर है, मतलब सब लोग अलग अलग काम करते हैं, हर इंसान एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, ठीक है। उसके बाद आज के टाइम पे रेस्टिट्यूटिव लॉज है, मतलब थोड़े जनरस लॉ रहते हैं, इतने ज्यादा हार्ड और लॉ लॉ मतलब पनिशमेंट नहीं दी जाती है जैसे कि पहले दी जाती थी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है, वेट नेक्स्ट, जो इमाइल डर्कहाइम है उन्होंने सोसाइटी के कुछ डिवीजन दिए थे। इसको हम इमाइल डर्कहाइम wants society to be classified according to their degree of organizations, ठीक है। मतलब सबसे पहले हमने पहले भी जो हमारे फाउंडिंग फादर्स थे उन्होंने उन्होंने उनमें भी हमने पढ़ा है कि जो सोसाइटी को डिवाइड इवोल्यूशन कैसे होता है, सोसाइटी को क्लासिफाई कैसे किया जाता है, ठीक है, हमने हर्बर्ट स्पेंसर में पढ़ा था। वैसे हम अभी डर्कहाइम ने भी उन्होंने भी सोसाइटी को कैसे किया है, उन्होंने बोला था कि सबसे पहले जो हमारी सोसाइटी होती है वो बहुत सिंपल सोसाइटी होती है। वेट अ सेकेंड, वेट अ सेकेंड। सबसे पहले हमारी सोसाइटी क्या होती थी? सिंपल सोसाइटी। उसके बाद उसके बाद हमारी सोसाइटी क्या होती है? पॉली सेगमेंटल सोसाइटी। उसके बाद सोसाइटी क्या होती है? पॉली सेगमेंटल कंपाउंडेड सोसाइटी। उसके बाद हमारी सोसाइटी क्या होती है? पॉली सेगमेंटल डबली कंपाउंडेड सोसाइटी। कंपाउंडेड सोसाइटी। तो हमारी सोसाइटी को उन्होंने ऐसे 4 पार्ट में बाँटा है। सिंपल सोसाइटी, सिंपल पॉलीसेगमेंटल सोसाइटी, पॉलीसेगमेंटल कंपाउंडेड सोसाइटी, पॉलीसेगमेंटल डबली कंपाउंडेड सोसाइटी। तो इसको हम एक बार देख लेते हैं। जो परफेक्टली जो हमारी सिंपल सोसाइटी थी, तो वो एक एक सेगमेंट से मिलके बनती थी जिसको हम हॉर्ड बोलते हैं, ठीक है, क्लैन। उसके बाद जो हमारी सोसाइटी जब आगे बढ़ती है तो थोड़ी अलग अलग क्लैन से मिलके बनती है, तो हम उसको सिंपल पॉलीसेगमेंटल सोसाइटी बोलते हैं। तो जो क्लैन्स हैं वो मिलके क्या बनते हैं? ट्राइब्स। उसके बाद जब हमारे ट्राइब्स जब मिलते हैं तो हमारा फेडरेशन बनता है, जिसको हम पॉलीसेगमेंटल सोसाइटी सिंपली कंपाउंडेड बोलते हैं। उसके जब हमारे पूरे जो फेडरेशन बन जाते हैं तो हमारा एक नेशन स्टेट बनता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं पॉलीसेगमेंटली सोसाइटी डबली कंपाउंडेड, ठीक है। जैसा कि हमने पढ़ा, जो ये है सिंपल सोसाइटी होती थी वो क्लैन होते थे, फिर बहुत सारे क्लैन मिलके यहाँ पे ट्राइब्स बनाते हैं, फिर बहुत सारे जो ट्राइब्स है वो मिलके फेडरेशंस बनाते हैं, और बहुत सारे फेडरेशन मिलके यहाँ पे नेशन बना लेते हैं, ठीक है, स्टेट नेशन। मतलब हम अब आज के टाइम पे हम देखें
तो हमारा जो पूरा जो कंट्री है, इंडिया है, वो हमारा नेशन स्टेट है। पॉलीसेगमेंटेड डबली कंपाउंडेड सोसाइटी। उसके बाद जो हमारा जो इंडिया है वो बहुत सारे स्टेट्स में बटा हुआ है, फेडरेशंस में बटा हुआ है, ठीक है। तो वो होता है पॉलीसेगमेंटल कंपाउंडेड सोसाइटी। अब फेडरेशन में भी डिवीजन है, पॉलीसेगमेंटल सिंपल सोसाइटी, ट्राइब्स होते हैं, उसमें भी डिवीजन है। तो हमारी बिल्कुल ही सिंपल सोसाइटी, जो सिंपल जो हमारी फैमिली होती थी, जो क्लैन होता था, वंश, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि इमाम डरकहाइम ने क्या 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 क्लासिफिकेशन कैसे दिया है। तो सिंपल, सिंपल पॉलीसेगमेंटल, पॉलीसेगमेंटल कंपाउंडेड सोसाइटी, पॉलीसेगमेंटल डबली कंपाउंडेड सोसाइटी। इसके बाद उन्होंने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर किया, सुसाइड। उन्होंने सुसाइड की स्टडी की है, सुसाइड को एक एज अ सोशल फैक्ट उन्होंने लिया है। और सुसाइड की उन्होंने क्वांटिटेटिव स्टडी की है, क्वांटिटेटिव स्टडी। ये आपको याद रखना है। उन अगर कोई एग्जाम आता है कि किसने सुसाइड की क्वांटिटेटिव स्टडी की है, तो इमाइल डरकहाइम ने। या फिर ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सोसाइटी को सुसाइड को इमाइल डरकहाइम ने कैसे स्टडी किया है, तो क्वांटिटेटिव स्टडी की है। तो सबसे पहले इमाइल डरकहाइम बोलते हैं जो सुसाइड है, सुसाइड का जो रीजन होता है वो साइकोलॉजिकल नहीं है। जैसे कि हम आज के टाइम पे सोचते हैं कि जो लोग सुसाइड क्यों करते हैं, सुसाइड इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी मेंटली हालत सही नहीं है। लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, सुसाइड का जो रीजन है वो साइकोलॉजिकल नहीं होता है, बल्कि सोशल होता है। हमारी जो सोसाइटी में जो चीजें चलती है उससे अफेक्ट होके हम सुसाइड करते हैं। कोई सुसाइड करता है तो उसका रीजन क्या होता है, सोशल रीजन होता है। फिर उन्होंने जो सुसाइड है उसके रीजंस उन्होंने जो है वो किए, बांटे हैं। सबसे पहले उन्होंने दो पार्ट में डाला है, बांटा है, लेवल ऑफ इंटीग्रेशन, फिर आता है लेवल ऑफ रेगुलेशन। इसमें दो पार्ट्स में बांटा है, इगोइस्टिक, और यहाँ पे आता है ऑल्ट्रिस्टिक। वेट अ सेकंड, ऑल्ट्रो वेट अ सेकंड, ऑल्ट्रिस्टिक, ठीक है, सुसाइड। फिर लेवल ऑफ रेगुलेशन के बेसिस पे एनोमिक, फैटलिस्टिक। तो सबसे पहले मतलब उन्होंने सोसाइटी में जो सुसाइड होती है उसको उन्होंने दो रीजंस में बांटा है। एक लेवल ऑफ इंटीग्रेशन की वजह से, लेवल ऑफ रेगुलेशन की वजह से। तो जो इंटीग्रेशन की वजह से जो सुसाइड होती है उसको भी उन्होंने दो पार्ट में बांटा है, इगोइस्टिक सुसाइड, दूसरा है ऑल्ट्रुइस्टिक सुसाइड। तो इगोइस्टिक सुसाइड क्या होती है, ठीक है, इगोइस्टिक सुसाइड क्या होती है, इगोइस्टिक सुसाइड जब हमारा जो अटैचमेंट है, इंटीग्रेशन है, वो बहुत कम हो जाता है सोसाइटी से। मतलब जैसे कि अगर हमारी जो पार्टनर है उसकी डेथ हो जाती है, किसी का भी कोई भी पार्टनर है, तो मतलब जो अटैचमेंट है, जो इंटीग्रेशन है सोसाइटी से, वो बहुत कम हो जाती है। तो उसकी वजह से जो लोग सुसाइड करते हैं वो होती है इगोइस्टिक सुसाइड। मतलब जो इंटीग्रेशन है सोसाइटी में बहुत कम हो जाता है हमारा, ठीक है। एग्जाम्पल, पार्टनर की डेथ, पार्टनर की डेथ। उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट ऑल्ट्रुइस्टिक सुसाइड। तो ऑल्ट्रुइस्टिक सुसाइड क्या होता है, जब हमारी जो अटैचमेंट है, इंटीग्रेशन है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे कि हम सती एग्जाम्पल, जैसे कि अगर हमारा पार्टनर की डेथ हो जाती है तो हम बहुत ज्यादा हमारी जो पार्टनर है उससे बहुत ज्यादा हमारा लगाव रहता है, तो हम उससे सुसाइड करते हैं। उसके बाद मिलिट्री, जैसे कि आर्मी में जो लोग रहते हैं वो नेशन से इतने ज़्यादा अटैच होते हैं कि क्योंकि उनको नेशन की बहुत ज़्यादा उनको सर्विस देनी होती है, तो उसके लिए भी लोग अपने आप को सेक्रीफाइस कर देते हैं। फिर बहुत सारे जो टेररिस्ट होते हैं, आपने टेररिस्ट देखे हैं कि टेररिस्ट क्या होता है, वो अपने जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उनको इतना माइंड वॉश किया जाता है कि इतना ज़्यादा उनका अटैचमेंट हो जाता है कि उसके लिए भी वो बिल्कुल क्या नाम है, वो अपने आप को सैक्रिफाइस कर देते हैं।
तो जो ऑल्ट्रुइस्टिक है वो भी 3 पार्ट में डिवाइडेड है, ऑब्लिगेटरी, ऑप्शनल, एक्यूट। तो ऑब्लिगेटरी क्या होती है? जो हम जिसको सती बोलते हैं। आपको पता होगा पहले के टाइम पे क्या होता था कि सती प्रथा होती थी। मतलब अगर आपके हस्बैंड की डेथ हो रही तो आपको भी उसके साथ आपको भी मरना पड़ेगा, आपको भी उस चिता में आपको भी जलना पड़ेगा। तो वो होता है ऑब्लिगेटरी मतलब आपको करना ही पड़ेगा। उसके बाद होता है ऑप्शनल, मतलब ये आपकी चॉइस है, आपको करना है कि नहीं करना है। तो इसमें आता है मिलिट्री। उसके बाद आता है एक्यूट। तो लेवल ऑफ इंटीग्रेशन में हमने क्या पढ़ा? इगोइस्टिक, ऑल्ट्रुइस्टिक। इगोइस्टिक मतलब जब इंटीग्रेशन कम हो जाता है, और ऑल्ट्रुइस्टिक मतलब जब जब हमारा इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा होता है, उसकी वजह से सुसाइड करते हैं। ऑल्ट्रुइस्टिक भी 3 पार्ट में हमने डिवाइड किए, एक ऑब्लिगेटरी, दूसरा ऑप्शनल, तीसरा एक्यूट। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा लेवल ऑफ इंटीग्रेशन के बेसिस पे, तो वो होता है हमारा एनोमिक। उसके बाद होता है फेटलिस्टिक। जब हमारा जो रेगुलेशन है सोसाइटी में बहुत कम हो जाता है, और फेटलिस्टिक मतलब जब रेगुलेशन बहुत ज्यादा हो जाता है। तो पहले फेटलिस्टिक देखते हैं। फेटलिस्टिक मतलब जब रेगुलेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, मतलब स्लेव को हम एग्जांपल ले सकते हैं। जो स्लेव होते हैं और उनके जो मास्टर होते हैं, मतलब उनसे बहुत ज्यादा रेगुलेट करते हैं, उनसे सारे काम करवाते हैं। स्लेव को है जो हर जो भी जो वो अगर यहाँ से चल के भी जाना है तो वो अपने मास्टर के हिसाब से करेगा। मतलब बहुत ज्यादा रेगुलेशन है। तो उसको क्या बोलते हैं? फेटलिस्टिक। और एनोमिक क्या होता है? जब रेगुलेशन बहुत कम हो जाता है, मतलब रेगुलेशन बहुत कम हो जाता है, मतलब इसमें जो फेमस एग्जांपल है वो होते हैं जब इकोनॉमिक बूम होता है, या फिर बहुत फायदा होता है, या फिर लॉटरी लग जाती है किसी की। मतलब बहुत इकोनॉमिक डिप्रेशन भी है, और इकोनॉमी बहुत अच्छी भी चल रही है, आपकी लॉटरी भी लग गई, मतलब आउट ऑफ रेगुलेट मतलब रेगुलेशन बहुत कम हो जाता है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपकी लॉटरी लगी, आप इतना ज्यादा खुश हो जाएंगे, आप बिल्कुल ही अचानक से पैसे खर्च करने लगेंगे, आप कुछ भी करने लगेंगे। तो जो आप रेगुलेट नहीं हो पा रहे हैं, उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर देते हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो उसके कारण भी सुसाइड होती है। फिर इकोनॉमी अच्छी भी नहीं चल रही, डिप्रेशन में चल रही है, उसके कारण भी आ सकती है। तो ये होता है इकोनॉमिक। ठीक है। इकोनॉमिक बूम, इकोनॉमिक मतलब लॉटरी वगैरह। तो ये है एनोमिक, ये है फैटलिस्टिक। तो हमने क्या देखा? लेवल ऑफ इंटीग्रेशन में इगोइस्टिक, ऑल्ट्रुइस्टिक, लेवल ऑफ रेगुलेशन में एनोमिक, फैटलिस्टिक। इसको हम अभी थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। उन्होंने लेवल ऑफ इंटीग्रेशन में इगोइस्टिक सुसाइड और एल्ट्रिस्टिक सुसाइड दिया, लेवल ऑफ रेगुलेशन में एनोमिक एंड फैटलिस्टिक। तो इगोइस्टिक जैसा कि मैंने बताया, जब इंटीग्रेशन सोसाइटी में बहुत कम हो जाता है, हम सोसाइटी से बहुत ज्यादा डिटैच हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, आइसोलेट हो जाते हैं, इसलिए हम अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। ठीक है। हम मेन स्ट्रीम सोसाइटी से बहुत ज्यादा अलग हो जाते हैं, मतलब जब हमारे पार्टनर की डेथ होती है, डिप्रेस्ड होते हैं, तो हम चाहते हैं कि हम लोगों से दूर रहें, हम लोगों से मिलना नहीं चाहते, और फिर लोगों से मिलते नहीं तो थोड़ा और अकेलापन आता है, तो उसकी वजह से हम सुसाइड कर लेते हैं। उसके बाद आता है ऑल्ट्रुइस्टिक, जब इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, जब हम किसी से बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं और वो हमसे दूर चला जाता है, तो हम उसकी वजह से सुसाइड करते हैं। ठीक है। द टाइप ऑफ सुसाइड occurs when individuals and groups are too close and intimate. This kind of suicide results from over integration and individual into social group. जैसे कि बताया सती प्रथा जो है, मिलिट्री है, इसके भी 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया, ऑब्लिगेटरी, सती, उसके बाद ऑप्शनल जो है मिलिट्री, एक्यूट। ठीक है। उसके बाद उसके बाद हमने ऑब्लिगेटरी को इनको भी थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। ऑब्लिगेटरी इज अ फॉर्म ऑफ altruistic suicide where individuals take their own lives because the social custom and religious sanction। मतलब जो हमारे कस्टम है, जैसे कि सती प्रथा का जो कस्टम है, आपको अपनी जान देनी ही पड़ेगी, तो ये आपका ऑब्लिगेशन है। ऑब्लिगेशन मतलब आपके ऊपर जबरदस्ती आपको करना ही पड़ेगा। फिर आता है ऑप्शनल। ऑप्शनल मतलब चॉइस, आपको करना है तो करना करो, नहीं करना तो नहीं करो, ये आपके ऊपर है। इंडिविजुअल कंसिडर टेकिंग देयर ओन लाइफ एज अ सोशल ड्यूटी। इसमें लोग ना, जैसे कि मिलिट्री, आर्मी बताया मैंने, इतना ज्यादा अटैचमेंट हो जाता है लोगों का अपनी कंट्री से, कि वो अपनी ड्यूटी समझते हैं कि उनको अपने देश के लिए जान देनी ही पड़ेगी, अपने देश को सर्व करना ही पड़ेगा।
उसके बाद आता है एक्यूट ऑल्ट्रिस्टिक। ये सबसे ज्यादा जो एक्सट्रीम फॉर्म का जो ऑल्ट्रिस्टिक सुसाइड है वो होता है acute altruistic self-destruction. In this case, individual attachment to the group is so great that the individual renounces life for the actual joy of sacrifice. मतलब इसमें जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, सुसाइड बॉम्बर्स होते हैं, मतलब जो अपने ऊपर ही बॉम्ब लगा के किसी जहाँ पे उनको जो जगह उनको खत्म करनी है वहां पे जाके खड़े हो जाते हैं, वहां के लोग भी मर जाएंगे लेकिन उसके लिए वो खुद को भी खत्म कर देते हैं। तो यह है एक्यूट ऑल्ट्रिस्टिक सुसाइड। उसके बाद हमने पढ़ा रेगुलेशन के बेसिस पे दो थे, एक एनोमिक एक फैटलिस्टिक। एनोमिक मतलब लो रेगुलेशन और फैटलिस्टिक मतलब हाई रेगुलेशन। तो एनोमिक क्या होते हैं? दिस टाइप ऑफ सोसाइटी इज ड्यू टू सर्टेन ब्रेकडाउन ऑफ सोशल इक्विलिब्रियम सच एज सुसाइड आफ्टर बैंकरप्सी और विनिंग लॉटरी, इकोनॉमिक बूम, डाइवोर्स ब्रेकअप। तो ये जो एग्जांपल्स मैंने दिए, ये एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है क्योंकि एग्जांपल से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि डाइवोर्स जो है, ब्रेकअप जो है, लॉटरी है, ये कौन सी सोसाइड में आते हैं, कौन से टाइप ऑफ सोसाइड में आते हैं। तो जब एनोमिक सोसाइड होती है जिसमें हमारा रेगुलेशन बहुत कम हो जाता है, उसमें हमारी डाइवोर्स, ब्रेकअप और लॉटरी वगैरह आते हैं। इसको भी हमने 4 पार्ट में बांटा है: एक्यूट इकोनॉमिक, क्रॉनिक इकोनॉमिक, एक्यूट डोमेस्टिक, क्रॉनिक डोमेस्टिक। ठीक है। इसमें क्या होता है, हमारा सोसाइटी का इक्विलिब्रियम हिल जाता है, मतलब जो भी जैसा पहले जैसा रहता था वो वैसा, जैसे बैंकरप्सी हो गई, मतलब पूरा सिस्टम ही खराब हो गया। उसकी वजह से क्या होता है, एनोमिक। फिर फैटलिस्टिक जिसमें रेगुलेशन बहुत ज्यादा होता है, ओवर रेगुलेशन होता है, जैसे कि मैंने स्लेव सोसाइटी का बताया, जो मास्टर है स्लेव को इतना ज्यादा रेगुलेट करता है कि जिसकी वजह से वो तंग आके वो सुसाइड कर लेता है। Wait. उसके बाद हमारा नेक्स्ट, अब हमने जो एनोमिक सोसाइटी देखी थी जिसमें रेगुलेशन बहुत कम होता है, उसके भी हमने पार्ट देखे थे: एक्यूट इकोनॉमिक, क्रोनिक इकोनॉमिक, एक्यूट डोमेस्टिक, क्रोनिक डोमेस्टिक। ठीक है। तो सबसे पहले रेगुलेशन कम होता है, ये आपको याद रखना। एक्यूट इकोनॉमिक में क्या होता है, डिक्रीजेस इन द एबिलिटी ऑफ ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन टू रेगुलेट एंड फुलफिल सोशल नीड्स। मतलब जो हमारे इंस्टीट्यूशन जैसे कि हमारा रिलीजन है, एजुकेशन है, ये ये हमें रेगुलेट नहीं कर पाता है। ये जो चीजें इन लोगों ने जो सिखाई हुई हैं ये लोग फॉलो नहीं करते हैं, तो रेगुलेशन इनमें कम हो जाता है। फिर आता है क्रोनिक इकोनॉमिक एनोमी। ये लॉन्ग टर्म डिमिनिशन ऑफ सोशल रेगुलेशन, मतलब बहुत टाइम से ये जो रेगुलेशन धीरे धीरे कम होता जा रहा है उसकी वजह से होता है। उन्होंने क्या बोला है, ये जो ऑनगोइंग जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है जिसकी वजह से ट्रेडिशनल जो सोशल रेगुलेशन है वो हटते जा रहे हैं, उसकी वजह से होता है। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा एक्यूट डोमेस्टिक इकोनॉमी। इसमें ये बहुत छोटे लेवल पे होता है जिसमें इनेबिलिटी टू अडेप्ट एंड देयरफॉर हायर सोसाइटल रेट्स। मतलब इसमें क्या होता है, हम अडेप्ट नहीं कर पाते हैं सोसाइटी में। जैसे कि विडोहुड है, मतलब अगर कोई विडो विडो मतलब जब किसी की हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उसको विधवा बोलते हैं, विडो बोलते हैं। तो विडोहुड मतलब जब हम हमारी जो जब कोई विडो विडो हो जाती है कोई औरत, तो वो सोसाइटी में अडेप्ट नहीं कर पाती, वो अपने आप को देख नहीं पाती, तो उसकी वजह से भी। उसके बाद होता है क्रॉनिक डोमेस्टिक एनोमी, मतलब इंस्टीट्यूशन रेगुलेट द सेक्सुअल एंड बिहेवियरल मीन्स। मतलब इसके कुछ उन्होंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं कि जो हमारी सोसाइटी में जो मैरिड मैन होते हैं, शादीशुदा जो आदमी होते हैं और जो शादीशुदा औरत होती है, उसमें जो जो डेथ जो है, जो खुश जो रहते हैं वो जो शादीशुदा लोग रहते हैं, और जो अनमैरिड वुमेन है जिनकी शादी नहीं हुई है, उनकी जो ये वाली जो क्रोनिक जो डोमेस्टिक सुसाइड है वो बहुत कम होती है किसमें, अनमैरिड वुमेन में। क्योंकि अनमैरिड वुमेन में रेगुलेशन बहुत कम होता है, मतलब वो अपने हिसाब से सब चीजें करती हैं, तो उनमें सुसाइड ये वाली कम देखी जाती है। और जो जो मेल्स में जो बैचलर्स होते हैं जिनकी शादी नहीं हुई होती है, उनमें ज्यादा होती है। बैचलर मैन टेंड टू कमिट सुसाइड, मतलब अगर आप देख रहे हैं कि शादीशुदा इंसान है और बैचलर इंसान है, तो लड़कियों में जो अनमैरिड होता है, जिनकी शादी नहीं हुई, वो कम सुसाइड करते हैं, और लड़कों में जिनकी शादी हो चुकी होती है वो कम सुसाइड करते हैं। ठीक है। उसके बाद उन्होंने रिलीजन पे बहुत स्टडी की थी। ठीक है। उन्होंने बोला था
कि रिलीजन कुछ नहीं, रिलीजन हम जो सोसाइटी की वर्शिप ही रिलीजन है। उन्होंने सोसाइटी को गॉड बोला था। ठीक है, सोसाइटी के वर्शिप को ही उन्होंने रिलीजन बोला था। रिलीजन मतलब मोरल कम्युनिटी। ये जो पॉइंट्स है ये आपको याद रखना है। सोसाइटी को गॉड किसने बोला था? इमाइल डर्कहाइम। उन्होंने रिलीजन को मोरल कम्युनिटी बोला था। ठीक है, जो हमारा हेवन होता है, स्वर्ग होता है, उसको ग्लोरीफाइड सोसाइटी बोला था। Durkheim saw religious ceremonies not merely as a celebration of supernatural deities, but as worshipping of social life itself, such that long as there are society, there will be religion. उन्होंने बोला था कि जो हम जो रिचुअल्स, जो सेरेमनीज हम करते हैं, वो हम इसलिए नहीं करते ताकि जो हमारे सुपर नेचुरल जो डिटीज है, मतलब जो गॉड्स हैं, उनको उनको सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन हम सोसाइटी को ही, जो हम लोग जीते हैं, सोशल लाइफ को ही सेलिब्रेट करते हैं। और उन्होंने बोला था जब तक हमारी सोसाइटी है, जब तक हमारे रिलीजन है, एज लॉन्ग एज देयर आर सोसाइटीज, देयर विल बी रिलीजन। मतलब जब तक सोसाइटी है, जब तक रिलीजन रहेगा। अगर सोसाइटी नहीं रहेगी तो रिलीजन भी नहीं रहेगा। ठीक है, सोसाइटी इज वर्शिपिंग ऑफ सोशल लाइफ। उसके बाद उन्होंने बोला, फॉर डर्कहाइम रिलीजन डज नॉट मेरिली mean solely churchly or institutional things. Rather, religion is a system of symbols and ritual about sacred that is practiced by community of believers. ठीक है, तो मतलब उन्होंने जो हमारा जो wait a second, उन्होंने रिलीजन को किस चीज में बांटा? सेक्रेड एंड रिलीजन, सेक्रेड, प्रोफेन। सेक्रेड वो चीजें होती हैं जो हम सेट असाइड डेली यूज, मतलब हम कुछ चीजें होती हैं जो हमारे रिलीजन में जो सेक्रेड होती है, जो हम डेली उसको यूज नहीं करते, उनको हम अलग से रखते हैं। जैसे हम कुछ चीज, जैसे कि हम गीता होती है, कोई हमारा कोई बुक है, भगवान की बुक है, उसको हम अलग रखते हैं, उसको हम ऐसी डेली आते जाते टच नहीं करते हैं। जैसे नारियल है, भगवान के लिए जो रखते हैं वो अलग रखते हैं। हम लोग भगवान की फोटोज अलग अलग रखते हैं। तो जो चीजें हम बिल्कुल ही अलग रखते हैं, सेट असाइड, मतलब जो डेली हम जिसको टच नहीं करते हैं, या फिर हम, जैसे कि हमने देखा कि हम बहुत सारी चीजें हैं, जब हम अच्छे से नहा लेते हैं, सब करते हैं, उसके बाद टच करते हैं, तो वो चीजें सेक्रेड होती हैं। और जो चीजें हम डेली करते हैं, मंडेन चीजें जो होती हैं, मंडेन रेगुलर जो चीजें होती हैं, उनको उन्होंने प्रोफेन बोला है। ठीक है, रिलीजन सिस्टम सिंबल्स एंड रिचुअल अबाउट सेक्रेड दैट इज प्रैक्टिस बाय कम्युनिटी ऑफ बिलीवर्स। उसके बाद उन्होंने सिंबल्स और रिचुअल्स को उन्होंने सेक्रेड, सेक्रेड मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो चीजें होती हैं, सेट अपार्ट, अबव एंड बियॉन्ड, जो हमारी जो डेली लाइफ है उससे अलग जो चीजें हम करते हैं, वो होती है सेक्रेड, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो चीजें होती हैं। जो प्रोफेन होता है वो हमारी एवरीडे लाइफ का, जो मंडेन रियलिटी में जो हम डेली जो चीजें करते हैं, जो हम डेली जहाँ पे रहते हैं, उसको बोलते हैं प्रोफेन। ठीक है, उसके बाद उन्होंने रिलीजन की डेफिनेशन दी थी, जो आपको याद रखनी है। Religion is a unified system of beliefs and practices related to sacred things, that is to say, things set apart and forbidden beliefs and practices which unite into one single moral community or such. मतलब इनकी जो पहली लाइन है, आपको इस इतना भी याद कर लेंगे तो आपकी हेल्प हो जाएगी। जो रिलीजन है यूनिफाइड सिस्टम है बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस का, मतलब उन्होंने सोसाइटी को दो पार्ट में और बांटा था। वेट अ सेकेंड, रिलीजन को दो पार्ट में और बांटा था, एक होते हैं बिलीफ्स, एक होते हैं राइट्स। राइट्स जो है हमारा एक्शन पार्ट है, जो हम डेली रिचुअल करते हैं, जो हम डेली जो पूजा करते हैं, वो राइट्स हैं। और बिलीफ्स जो है, जो चीजें सोचते हैं, जो चीजें मानते हैं भगवान के बारे में, वो बिलीफ्स हैं। और जो हम डेली पूजा करते हैं वो राइट्स होती हैं। तो उनकी डेफिनेशन में उन्होंने वही बोला है कि एक ये यूनिफाइड सिस्टम है बिलीव्स का और प्रैक्टिसेस का, एक्ट्स का,
जो सेक्रेड थिंग्स, जो डेली जो चीजें नहीं होती, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स होती हैं, उनसे रिलेटिव रहता है। तो ये जो इनकी पहली लाइन है, आप अगर इसको भी अच्छे से याद कर लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि रिलीजन रिलीजन के बारे में इन्होंने क्या बोला है। ठीक है, तो उन्होंने सेक्रेड थिंग्स क्या बोला है, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेट अपार्ट फॉरबिडन रहती है। तो ये इनकी रिलीजन की डेफिनेशन है जो आपको याद रखनी है। तो उन्होंने रिलीजन को किन दो पार्ट्स में बांटा है, एक होते हैं बिलीफ पार्ट, मोरल चीजें, और एक होती है राइट्स पार्ट, जो चीजें हम करते हैं, जो हम एक्शंस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, रिचुअल्स जो करते हैं। उसके बाद उन्होंने टोटिज्म पे स्टडी की है। तो टोटिज्म क्या है, टोटिज्म में आगे जाके बहुत सारे थिंकर्स ने स्टडी की है, लेकिन सबसे पहले किसने की है, इमाइल डर्कहाइम ने। तो इमाइल डर्कहाइम बोलते हैं कि टोटिज्म क्या है, इन विच टोटिज्म एक सिस्टम है जिसमें हम किसी भी चीज को, जैसे कि हम एनिमल्स को या फिर प्लांट्स को एज अ सिंबल यूज करते हैं हमारी कम्युनिटी का, मतलब बहुत ही वो सेक्रेट सिंबल रहता है, सेक्रेट सिंबल रहता है, और वो हम उनके क्लैन को दर्शाता है। मतलब उन्होंने जैसे एक, फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए, एक कोई प्लांट है, आम का पेड़ है, उन्होंने उसको एज अ सिंपल ले लिया कि वो जो उनका क्लैन है, जो उनका वंश है, वो उसको उसका सिंबल लेंगे और वो उनकी वर्शिप करते हैं। ठीक है, और टोटिज्म उन्होंने कौन से सोसाइटी में उसकी स्टडी की है, तो ऑस्ट्रेलिया के अरुंटा ट्राइब पर। ये क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन आता है कि टोटिज्म की स्टडी, टोटिज्म के बारे में उन्होंने कौन सी सोसाइटी में पढ़ा है। तो ऑस्ट्रेलिया के जो अरुंटा ट्राइब है, वहां पे लोग टोटिज्म जो सिस्टम है उसको फॉलो करते थे। वो लोग किसी भी, कोई भी एनिमल या फिर प्लांट है, उसको एज अ सिंबल यूज करते थे, अपने क्लैन का, अपने वंश के सिंबल के जैसे यूज करते थे। ठीक है, तो टोटेम इज नथिंग बट रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्लैन सेल्फ। जो टोटेम होता है, जो सिंबल होता है, वो खुद एक वो क्लैन ही होता है। टोटेम रिप्रेजेंट्स द एनर्जी, कलेक्टिव बॉन्ड और मोरल फोर्स ऑफ ग्रुप। मतलब उन्होंने जैसे आम के पेड़ को माना कि वो सिंबल है, तो उससे लोग, सब लोग जुड़े रहते हैं, सब लोग उसी सिंबल से जुड़े, तो वो एक एनर्जी है, वो कलेक्टिव बॉन्ड रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, उसके बाद कलेक्टिव एफर्वेसेंस का भी कॉन्सेप्ट किसने दिया है, इमाइल डर्कहाइम ने। आपको याद रखना है, इससे पहले हमने कलेक्टिव कंसाइंस और कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन पढ़ा है। अब हम पढ़ रहे हैं कलेक्टिव एफर्वेसेंस, मतलब द कलेक्टिव एनर्जीज दैट पीपल ऑफ अ क्लैन फील व्हेन दे कम टुगेदर टू सेलिब्रेट रिलीजियस सेरेमनी इज कॉल्ड कलेक्टिव एफर्वेसेंस। मतलब जब जो, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने अरुंटा ट्राइब में पढ़ा था, तो उन्होंने बोला था कि अरुंटा ट्राइब में जब लोग साथ में आके कोई रिलीजियस फेस्टिवल, कोई भी, जैसे कि वहाँ के फेस्टिवल तो नहीं पता, जैसे कि कोई भी एक दिवाली मना रहे, कोई भी एक फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो लोग जो साथ में आके जो सेलिब्रेट करते थे, उनको एक कलेक्टिव फीलिंग आती थी, उनको बहुत ऐसा सिस्टम जैसा फील होता है कि मतलब सब लोग साथ में हैं, वैसी एनर्जी फील होती थी। तो उसको वो बोलते हैं कलेक्टिव एफर्वेसेंस, द कलेक्टिव एनर्जीज दैट people of a clan feel when they come together to celebrate religious ceremony। इसको क्या बोलते हैं, कलेक्टिव एफर्वेसेंस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इमाइल डर्कहाइम ने बोला था कि जो जितने भी रिलीजन है आज के टाइम के, वो टोटेमिज्म से ओरिजिनेट हुए हैं। तो जो सबसे इमाइल डर्कहाइम के हिसाब से जो सबसे जो पुराना रिलीजन क्या है, वो है टोटेमिज्म। सबसे पुराना रिलीजन क्या है, टोटेमिज्म। और सारे जो रिलीजन है उसके बाद जो भी आए हैं, वो उसके बाद आए हैं, उसी से ओरिजिनेट हुए हैं, टोटेमिज्म से ओरिजिनेट हुए हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे। उसके बाद इनकी हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमको याद रखने हैं। माइल डर्कहाइम ने जो बोला था, उन्होंने बोला था मैन आर प्रोडक्ट ऑफ नेचर एंड वुमेन आर प्रोडक्ट ऑफ कल्चर। मतलब मैन जो है उनको नेचर ने बनाया है, और वुमेन जो है उनको कल्चर ने बनाया है। तो ये किसने फ्रेज दिया है, इमाइल डर्कहाइम ने। फिर उन्होंने एक और कॉन्सेप्ट दिया था एग्लिसिज्म का। मतलब उन्होंने बोला था हम सोसाइटी को पार्ट्स में नहीं डिवाइड कर सकते हैं, एज अ होल पढ़ते हैं, एज अ होल स्टडी करते हैं। उसके बाद उन्होंने बोला था कि जो आज की जो मॉडर्न सोसाइटी है, उनमें जो मोरल रेगुलेशन है वो बहुत कम है, या फिर बिल्कुल ही खत्म होता जा रहा है। तो मॉडर्न जो आज की जो सोसाइटी में मोरल रेगुलेशन बहुत खत्म होता जा रहा है, या फिर बिल्कुल ही नहीं है। तो ये किसने बोला था, इमाइल डर्कहाइम ने। उन्होंने एनोमी या फिर नॉर्मलेसनेस जिसको बोलते हैं, नॉर्मलेसनेस किस पे बात की है उन्होंने, डिवीजन ऑफ लेबर बुक जो है उनकी,
इनकी बुक है डिवीजन ऑफ लेबर, उन्होंने इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात की है। उसके बाद इन्होंने एजुकेशन पे भी बात की है, थ्योरीज दी हैं। इनकी एक बुक भी है एजुकेशन पे बेस्ड, ठीक है। एक्शन एक्सरसाइज बाय ओल्डर जनरेशन अपॉन दोज हु आर नॉट रेडी फॉर सोशल लाइफ। तो ये कुछ फ्रेजेस हैं, आपको ये जो याद रखने हैं, किसने दिए? एमाइल डर्कहाइम ने दिए हैं। उसके बाद उन्होंने जो सोशियोलॉजी का जो स्कोप है उसको 3 फील्ड में बांटा है: सोशल मॉर्फोलॉजी, सोशल फिजियोलॉजी, जनरल सोशियोलॉजी। स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी मतलब जहां जहां हम स्टडी कर सकते हैं सोसाइटी की, उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। इसको ज्यादा डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको आप बस इतना याद कर लीजिए: सोशल मॉर्फोलॉजी, सोशल फिजियोलॉजी और जनरल सोशियोलॉजी। मॉर्फोलॉजी मतलब जो हमारी जो ज्योग्राफिक जो भी चीजें हैं, जैसे कि हमारी जो पॉपुलेशन है, साइज है, डेंसिटी है, डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी स्टडी क्या होती है? सोशल मॉर्फोलॉजी होती है, ठीक है। हम अपनी पॉपुलेशन के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी यहाँ से कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, मोबिलिटी जो भी है, इसके बारे में हम किस में पढ़ते हैं? सोशल मॉर्फोलॉजी में पढ़ते हैं। उसके बाद आता है हमारा सोशल फिजियोलॉजी। इसमें हम जो हमारी जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, सोशल इंस्टीट्यूशन, जैसे मैंने बताया था, हमारी सोसाइटी अलग अलग इंस्टीट्यूशन से मिलके बनी है, जैसे कि रिलीजन है, इकोनॉमी है, लैंग्वेज है, मोरल्स हैं, ठीक है, एजुकेशन है। इन सब के बारे में हम किस में पढ़ते हैं? सोशल फिजियोलॉजी में। मतलब स्कोप मतलब हम क्या क्या पढ़ सकते हैं। तो सोशल मॉर्फोलॉजी में जो हमें चीजें दिखती हैं, जो ज्योग्राफिक चीजें हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। फिजियोलॉजी में जो हमारे इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि फैमिली, रिलीजन, इकोनॉमी, पॉलिटी, एजुकेशन, इसके बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद जो हमारा थर्ड है जनरल सोशियोलॉजी, इसमें हम जो सोशियोलॉजी का फिलोसॉफिकल पार्ट है, ठीक है। इसमें हम जो सोशल फैक्ट हैं, जो लॉज हैं, उसके बाद जो जो भी फिलोसॉफिकल पार्ट है, उसके बारे में हम किस में पढ़ते हैं? जनरल सोशियोलॉजी में। तो हमारे स्कोप कौन से 3 पार्ट में डिवाइड है? सोशल मॉर्फोलॉजी, सोशल फिजियोलॉजी एंड जनरल सोशियोलॉजी। ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं इमाइल डर्कहाइम की, क्योंकि आपके क्लासिकल थिंकर 3 हैं, इनसे ज्यादातर इनसे ही क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको कोशिश करिएगा कि आपको ये बुक्स हैं और कौन से ईयर में कौन सी बुक आई है, किसके बाद कौन सी बुक आई है, ये अगर आप याद करते हैं तो आपको एक क्वेश्चन तो आपको बन ही जाएगा, क्योंकि ज्यादातर ये क्वेश्चन आते ही हैं। तो सबसे पहली जो इनकी बुक थी वो थी डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, जो कि आई थी 1893 में। रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड 1895 में। ऑन द नॉर्मेलिटी ऑफ क्राइम, जिसमें उन्होंने बोला था क्राइम नॉर्मल है, 1895 में। सुसाइड 1897। प्रोहिबिशन ऑफ इंसेस्ट एंड इन ओरिजिन 1897। एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ 1912। एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी, मोरल एजुकेशन 1925। तो हमने आज जो भी इमाइल डर्कहाइम के जो बिल्कुल बहुत ज्यादा फेमस जो मेजर कॉन्सेप्ट हैं, जिनसे क्वेश्चंस आते हैं हमारे एग्जाम में, वो हमने पढ़े। जैसे कि हमने सुसाइड पढ़ा, उनके सोशल फैक्ट की थ्योरी को पढ़ा, हमने उनके स्कोप को पढ़ा, ठीक है। तो सोशल फैक्ट की जो भी डिवीजन उनके बारे में पढ़ा। तो आज हमारी इमाइल डर्कहाइम की क्लास खत्म होती है, जो हमारे फर्स्ट क्लासिकल थिंकर है। आपको जो भी अगर कोई भी कॉन्सेप्ट समझ ना आया हो, या फिर कोई भी कॉन्सेप्ट आपको डिटेल में और समझना हो, तो आप मुझे बता सकते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, या फिर उस टॉपिक पे एक वीडियो भी बना सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट हमारे थिंकर रहेंगे, हम मैक्स वेबर के बारे में पढ़ेंगे, क्लासिकल थिंकर, नेक्स्ट इनके बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।